सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम लोगों ने पार्ट 1 में किया था पॉलिटिकल कॉज, पार्ट 2 में कौन सा किया था, रिलीजियस एंड सोशल कॉज, और अब पार्ट 3 में करेंगे इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, और फिर हम लोग को लास्ट में कर रहा है मिलिट्री कॉज। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझना भी चाहिए कि क्या हुआ हम लोग के साथ में, किस तरह से सिस्टमैटिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोग को डिरेल किया। ओके, चलो इकोनॉमिक कॉज। A natural consequence of the British rule was the economic exploitation of the country। माने जो ब्रिटिश रूल है वो हम लोग को यहाँ पर कोई हम लोग का भला करने तो आया नहीं था, ठीक है, वो हम लोग से पैसा लेने ही आया था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने ही आया था। इससे पहले तुम लोग को मालूम है महमूद ऑफ गजनी आया था, उसको भी पता था कि इंडिया में बहुत पैसा है, तो उसने हम लोग के ऊपर 17 टाइम रेड किया, है ना। सोमनाथ टेम्पल ये सब तुम लोगों ने पढ़ा होगा, महमूद ऑफ गजनी ने हम लोग को 17 टाइम्स रेड किया, हमारे सारे पैसे लिए गए। ये उससे भी खतरनाक था ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये लोग ने सिर्फ पैसे नहीं लिए, इस लोग ने हम लोग को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया। माने कैसे एक कंट्री जो ब्रिटिश रूल, ये बात आप लोग सब समझिए, हम लोग को ऐसे हम लोग को दिखाता ना इंडिया गरीब कंट्री, इंडिया गरीब कंट्री, इंडिया गरीब कंट्री कभी नहीं था। ठीक है, हम लोग वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री थे वर्ल्ड के। ठीक है, अगर हम लोग रिचेस्ट कंट्री नहीं होते तो महमूद ऑफ गजनी क्यों आता हम लोग को एक्सप्लॉइट करने के लिए। सोचो, इतने सारे हम लोग के जो टर्किश इन्वेजन हुए, तुम लोगों ने पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मोहम्मद गौरी, महमूद ऑफ गजनी, है ना। अगर हम लोग एक गरीब कंट्री होते तो ये लोग हमारे ऊपर अटैक क्यों करते। हमारे तो मंदिर में इतना पैसा था जितना इनकी पूरी कंट्री में पैसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने आया हम लोग को रेड किया, तुमको पता है। और ये लोग इतने चालू हैं कि इनका जब रूल खत्म हुआ ब्रिटिश का, इन्होंने वर्ल्ड को क्या दिखाया कि हम लोग बहुत पुअर हैं, हम लोग पास खाने को पैसा नहीं है, हमारे पास गरीब लोग हैं, बात करना नहीं आता, हम लोग सिविलाइज नहीं है। अरे अगर हम लोग सिविलाइज नहीं है, हम लोग गरीब नहीं है, तो सोमनाथ टेम्पल लूटने क्यों आया था महमूद गजनी। और सोमनाथ टेम्पल बनाया किसने था, तुमने बनाया था के। अरे बिना आर्किटेक्चर के कोई मंदिर बनेगा क्या। हमारे पास अगर आर्किटेक्चर नहीं होता, और आर्किटेक्चर के लिए मतलब पढ़ाई ना, यू आर एजुकेटेड ना। जो हमने रेड फोर्ट बनाया था, तुमने बनाया रेड फोर्ट, तुम लेकर आए थे इंग्लैंड से, है ना। ये कुतुब मीनार हमने बनाया, सब कुछ तो हमारा है, ताजमहल हमारा, जितना भी यहाँ पे स्कल्पचर्स है बड़े बड़े, है ना। उससे पहले हम लोग की पूरी क्या नाम है, ये सब ऋग्वेदा के टाइम पे जो इतने बड़े बड़े किंगडम्स थे, इतने बड़े बड़े महल है, जूनागढ़ का फोर्ट, ये वो है तेन, सब तुम लोग ने बनाया क्या, हम लोग ने बनाया। तो हम लोग एजुकेटेड नहीं थे क्या, हम लोग एजुकेटेड भी थे, हम लोग बहुत पैसे वाले भी थे। पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोग को बने एकदम सिस्टमैटिकली एक एक चीज लूट कर लेकर गए। आज जो इंग्लैंड खड़ा है ना, वो सारा पैसा हमारा है, समझ में। जितना पैसा हमारा है ना, इनके पास अभी है, अगर ये लोग इंटरेस्ट भी नहीं देख सकते हम लोग का, इतना पैसा है इनके पास हमारा। समझ में आ रही है बात को। तो हम लोग के बच्चों को ये चीज समझना चाहिए। तो देखो कैसे इसने हम लोग को इकोनॉमिकली हम लोग को इन्होंने हैंडीकैप किया, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं। द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स अलार्म द पॉलिसी मेकर्स इन इंग्लैंड। देखो पहला लाइन क्या बोल रहा है, द पॉपुलैरिटी, माने हमारे इंडिया का बना हुआ कपड़ा पूरे वर्ल्ड में फेमस था, यहां तक कि इंग्लैंड में भी फेमस था। सो व्हाट दे डिड एन एक्ट। अब तुम लोग इसको समझो, तुम लोग इस चीज को समझो। अगर हमारे यहाँ बना हुआ कपड़ा वर्ल्ड में जाएगा तो क्या होगा, हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा। फायदा। हाँ, हमको फायदा होगा कि नुकसान होगा। हम लोग सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हम लोग हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उससे पैसे आएंगे ना, है ना, फॉरेन रिजर्व आएगा हमारे पास। माने अगर हम ब्रिटेन कपड़ा भेजेंगे तो ब्रिटिश लोगों को तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एन एक्ट वाज पास्ड इन 1720 व्हिच प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ इंडियन सिल्क एंड कैलिकोज इन इंग्लैंड। माने इन्होंने हमारे कपड़े को बैन कर दिया, इन्होंने बोला इंडिया का सिल्क अब इंग्लैंड नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, हमारा एक्सपोर्ट बंद कर दिया उन्होंने, है ना। माने हमारा सोर्स ऑफ इनकम खत्म कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा तुमको आलेख। हाँ सर। ठीक है, द ब्रिटिश रूलर्स डेलिबरेटली क्रिपल्ड इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट। उन्होंने जानबूझकर हमारे यहाँ का आर्ट, हमारे यहाँ का क्राफ्ट, माने हमारे यहाँ की पॉटरी जो सब ले लेके जाते थे, वो सब इन्होंने बंद करा दिया। हेवी ड्यूटीज ऑन द इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन 70 to 80% रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रॉयड दोज इंडस्ट्री। इन्होंने क्या किया, हमारा जो कपड़ा जाता था उस पर 70% 80% टैक्स लगा दिया। माने अगर हमारे यहाँ का 100 रुपया का कपड़ा था, इन्होंने उसका 70% टैक्स लगा के उसको 170% कर दिया, 180% कर दिया। जब चीजें डबल महंगी हो जाएंगी तो ऑब्वियसली लोग नहीं खरीदेंगे ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे, कि अगर हम इतने ही अनपढ़ गंवार थे तो तुम हमारा कपड़ा क्यों खरीद रहे हो भाई, है ना। अगर हमको खुद ही नहीं आता तो तुम क्यों खरीद रहे हो हमारा कपड़ा, तुम क्यों हमारे को इंपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट पे बैन लगा रहे हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश गुड्स वर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी। इन्होंने क्या किया,
अपना जो कपड़ा है वो हमारे यहाँ सस्ता भेजने लगे, एकदम नॉमिनल ड्यूटी, माने 5% 10% में। माने अगर तुम इसको इस तरह से समझो कि मान लो हमारा 100 रुपया का कपड़ा था, तो उसको इन्होंने 170 रुपया का कर दिया 70% लगा के, ठीक है। और उनका अगर 8 रुपीज का भी 80 रुपीज का भी कपड़ा था, हमसे तो इंफीरियर ही था, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उस पर 5% भी लगाएंगे, 80 रुपीज पे 5% में 4 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 84 रुपीज में हमको दे रहे हैं वो मैंने कपड़ा अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो मशीन मेड है, और हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है वो 170 कर दिया। पहले ये दोनों बराबर था, मैंने पहले उनका कपड़ा 80 में आ रहा था, हमारा 100 में आ रहा था, पर उन्होंने क्या किया, टैक्स करके हमारे को कर दिया महंगा और अपने को कर दिया सस्ता। तो ऑब्वियसली लोग तो भाई हर जमाने में लोग तो थोड़ा सस्ता ही चीज लेंगे, है कि नहीं। तो हमारा ट्रेड इन्होंने कर दिया बंद और अपना ट्रेड इन्होंने कर दिया चालू। समझ में आ रहा बात को, ठीक है। On the other hand, the British goods were imported into India at a nominal duty. By the middle of the 19th century, export of cotton and silk goods from India practically ceased. माने हमारा जितना भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट था, ज्यादा करके कॉटन का और सिल्क जो था वो बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। The art of spinning and weaving, which for ages had given employment to thousands of artisans, became extinct. उन्होंने क्या किया, हमारे जितना भी हमारी ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। तुमको एक बात मालूम है, और मैं ये बताना चाहता हूं सबको, कि अगर हमारा जो आर्टिस्टिक जो हमारा जो आर्ट्स का जो वैल्यू है, स्किल का जो वैल्यू है, अगर हम उसको आज भी रिवाइव करें ना, आज तो वो बहुत महंगा हो गया क्योंकि हमारे पास उतने लोग नहीं है, लेकिन अगर हम उसको आज भी रिवाइव करें ना, तो हम लोग से बढ़िया ट्रेड वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, हमले से बढ़िया क्वालिटी वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। तुमको पता है हमारे घर के लेडीज लोग ना घर में स्वेटर बनाती है अभी भी, है ना। हमारे घर में जानता है, पहले के आज से तुम अगर देखेगा, अब तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन आज से तुम अगर 20-30 ईयर्स बैक देखेगा, तो हर लड़की को सिलाई करना आता था, हर लड़की को बुनाई करना आता था, है ना। हर घर में लड़कियां इतनी टैलेंटेड थी। इनफैक्ट जब हम लोग यहाँ शादी होती तो यही पूछा जाता था कि इसको कढ़ाई बुनाई सुनाई आता है कि नहीं। इसको अदरवाइज नहीं लेना, इसको ये मत सोचना कि मैं लड़कियों को वो कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना स्किल था हमारे पास में, हर घर में स्किल था। इनफैक्ट बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको सारे काम आते हैं, मालूम है, हर लड़के भी सब काम कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं, टेलर लोग तो ज्यादा करके लड़के ही होते हैं, ठीक है। तो तुम हमारा स्किल का लेवल देखो, हमारा स्किल का लेवल कितना हाई था और हाई है, पर हम लोग ने इसको बोल बोल के हम लोग के बने इसको हम लोग ने इस बातों को पूरा चेंज कर दिया। आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर लड़की को सिलाई बुनाई आता है तो वो उसको ना हम लोग डेरोगेटरी समझते हैं, हम लोग सोचते हैं ये इंसल्ट है। अरे ये इंसल्ट नहीं है भाई, ये स्किल है ना। आपको थोड़ा कोई बोल रहा है कि जाके दुकान में जाके आप काम करो, पर आपका स्किल है ना भाई, है कि नहीं। और ये स्किल हमको कहां से मिला, हमारे 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 एंसेस्टर से मिला, हमारी दादियों से मिला, है ना, हमारी परदादियों से मिला, नानियों से मिला। वो नानी को आता था, इसका मतलब नानी ने अपनी बेटी को सिखाया, उनकी बेटी ने अपनी बेटी को सिखाया। इसका मतलब ये कितने स्किलफुल होंगे तुम इमेजिन कर सकते हो। और इन्होंने क्या किया, कैटेगोरिकली हमारा सारा स्किल खत्म कर दिया, और हमारे दिमाग में ऐसे ऐसे चीजें भर दी कि आज भी हमको ऐसा माने हमको पता ही नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारी वैल्यू हमारे माथे से अबॉलिश कर दी इन्होंने। समझ में आ गया। ढाका जो है आज जो बांग्लादेश में चला गया, मैन्युफैक्चरिंग टाउन ऑफ ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत नाउ लुक्ड हेल्पलेस एंड डेजोलेट। तुमको पता अभी भी सूरत के अंदर बहुत कारीगरी होती है ना, गुजरात के पास, गुजरात में है सूरत, ठीक है, बहुत कारीगरी है। ढाका तुम मालूम है बहुत फेमस है स्किल के लिए, मुर्शिदाबाद बहुत फेमस है स्किल के लिए। ये सारे हैंडीक्राफ्ट लोग थे, इन सबको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म कर दिया। समझ में आ रहा बात को। अगर हमको कुछ नहीं आता था तो तुमने ऐसा क्यों किया, समझ में आ रहा बात को। सर खत्म कैसे कर दिया? अरे अब इतना महंगा हो गया तो बिक ही नहीं रहा है, जब बिकेगा नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं तो फिर खत्म ना बात, है कि नहीं। जैसे अभी चाइना ने क्या कर रहा है, चाइना टॉय इंडस्ट्री खत्म कर दिया कि नहीं इंडिया की। चाइना ने वर्ल्ड की टॉय इंडस्ट्री खत्म कर दी ना। चाइना के खिलौने सस्ते आते हैं, तो उनके सस्ते आते हैं तो बाकी लोगों के कोई खरीदते नहीं है ना। आज तुम जाओ टॉय लेने जाओ, तुम अगर मार्केट में जाओगे तो चाइना का, अभी तो खैर कम हो गया थोड़ा, अच्छी बात है, लेकिन चाइना का टॉय आज से 5 साल पहले देखो हर जगह था, है कि नहीं। तुम देखो मैंने 500 रुपीज के अंदर तुम कितने सारे टॉय लेकर आ सकते हो ना, और देखने में सुंदर भी थे, ठीक है, क्वालिटी उसका खराब था, लेकिन ठीक है, बच्चे खुश हो जाते थे एक बार के लिए। तो उनके टॉय आने से क्या हुआ, हमारे इंडियन टॉय बिकने बंद हो गए। तो जब हमारे टॉय नहीं बंद ही हो जाएंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट किसको देंगे, वो सारा बंद हो जाएगा, तो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए ना। समझ में आ रहा आलेख, हाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को खाली इसके लिए नहीं समझाना कि तुम लोग को एग्जाम में आंसर लिखना है, मेरे को तुम लोग को इसके लिए समझाना है कि हम लोग के संग क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इम्पोवरिशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनो। द जमींदार और लैंडलॉर्ड्स हैड सो फार बीन ओनली रेवेन्यू कलेक्टर्स, दे कुड कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ व्हाट दे रिसीव्ड फ्रॉम द पीजेंट्री, but the permanent settlement of 1793 made zamindars the absolute owner of their estate.
They had the power to eject the cultivators for non-payment of the dues. The permanent settlement remained restricted to Bengal, Bihar, and Odisha. The Mahavari system was prevalent in parts of central India. The Gangetic Valley, the Punjab, in Mumbai, ये मैं तुमको अभी एक्सप्लेन करूंगा, मैं रीड इसके लिए कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि लोग कितना तुमको बताया है. In Mumbai, presidency and parts of southern India, the peasant continued to pay revenue to the government. But the British revenue officers were strict in revenue collection. Almost half of the net produce was claimed as land revenue. Unable to pay the land revenue, the farmers were driven more and more to borrow from the money lenders. Now, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले सपोज कर लो एक फार्मर है, इसको समझो क्या हो रहा है. एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है यहाँ पे, उसकी एक लैंड है, ठीक है. वो लैंड पहले एक राजा के अंडर में थी, ठीक है, एक राजा के अंडर एक लैंड थी और उसका राजा था. नाउ राजा लोग क्या होता है, वो लोग भी फार्मर से रेवेन्यू लेते थे, लैंड का रेवेन्यू लेते थे. ऑब्वियसली राजा चलता कैसे, टैक्स के बिना तो कोई कंट्री चल नहीं सकती, तो राजा लोग भी इन लोग से रेवेन्यू लेते थे, ठीक है. पर राजा लोग जो है वो एक सिस्टम से रेवेन्यू लेते थे, ठीक है. वो बोलते थे भाई अपना तुम्हारा जितना का खेत है उसका तुम 1/3 हमको दे दो, ठीक है, या कुछ परसेंटेज होता है, जैसे अकबर ने किया था, कुछ परसेंटेज था, या उसके पहले शेरशाह सूरी ने किया था कि एक, इनफैक्ट मुगल्स लोग ने तो शेरशाह सूरी का रेवेन्यू सिस्टम को फॉलो किया था, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया था, और उसके टाइम में तुमने पढ़ा होगा, वो लोग क्या करते थे कि जब वो लोग लैंड को मेजर करते थे ना, जब वो लोग लैंड को मेजर करते थे तो बहुत लीनियंटली करते थे, ठीक है. वो बोलता था सर ये भी छोड़ दीजिए, छोड़ देते थे. मैंने लैंड को मेजर करके टाइम लीनियंट होते थे, लेकिन रेवेन्यू लेने के टाइम थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, नहीं होंगे तो देश नहीं चलेगा. समझ में आती है बात, ठीक है. तो 1/3 रेवेन्यू लोग राजा को देते थे. इसके बदले में राजा क्या करता था, इसके बदले में राजा इनको प्रोटेक्ट करता था. माने कोई भी बाहर का आदमी इनको, माने दूसरा राजा इनको तंग नहीं कर सकता, कोई भी चोर बदमाश कोई इनको तंग नहीं कर सकता, तो राजा एक तरह से इनको सिक्योरिटी देता था, ठीक है. प्लस अगर इनसे कभी माने जैसे कोई माने अगर बारिश नहीं हुआ या खेत में कोई प्रॉब्लम हो गया या खेत अच्छे से नहीं हुआ, तो राजा इनको कंपेंसेट करता था. माने इनकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी राजा सुनता था और राजा हेल्प करता था इनको नरिश करने के लिए. तो ये गिव एंड टेक सिस्टम चल रहा था, ठीक है. जब अंग्रेज आए तो उन्होंने गिव वाला सिस्टम कर दिया बंद और टेक वाला सिस्टम कर दिया चालू, ठीक है. समझ में आ गया बात को. तो वो हो गए खाली टेकर्स, और उन्होंने क्या कर दिया, ये लैंड रेवेन्यू को 1/3 से हटा के कर दिया हाफ. नाउ क्वेश्चन ये, अब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि वो टेकर्स क्यों बने, क्यों वो खाली पैसा लेने में इंटरेस्टेड थे, कुछ करने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे? क्योंकि वो इन लोग को अपना मानते ही नहीं थे, है ना. उनका मोटिव बिल्कुल क्लियर था कि हमको इंडिया को लूटना है, ठीक है. तो इन लोग ने इसमें प्रेशर बनाया कि हाफ ऑफ द जो तुम्हारा रेवेन्यू है वो हमको चाहिए, ठीक है. अब अंग्रेजों ने क्या क्या पता है, अंग्रेजों ने देखा ऐसे जा जाके एक एक खेत से अगर हम पैसा मांगेंगे, एक एक हम फार्मर से डील करेंगे तो हमको होगा प्रॉब्लम. तो उन्होंने बना दिया बीच में जमींदार, ठीक है. ना जमींदार को क्या बोला उन्होंने कि हमको इस एरिया से 1 लाख रुपया चाहिए, सपोज, ठीक है, हमको इस एरिया से 1 लाख रुपया चाहिए, और ये 1 लाख रुपया तुम हमको दोगे, और तुम कैसे पैसा कलेक्ट करते हो दैट इज नॉट माई लुकआउट. समझ में आ गया? हमको 1 लाख रुपया इस एरिया से चाहिए, अगर तुम हमको नहीं दे पाए तो हम किसी और जमींदार को ये जमीन दे देंगे, ठीक है. समझ में आ रहा बात को. अब ये क्या हो गया, ये जितने भी फार्मर्स थे ये डायरेक्टली जमींदार के अंडर में आ गए, ठीक है. माने अब जो सवाल जवाब होगा जमींदार से होगा. तो जमींदार क्या करता था, अब इनसे जबरदस्ती पैसा लेता था. जब फार्मर इनको पैसे नहीं दे पाते थे तो जमींदार बोलता था ठीक है तुम इस बार हमको 5,000 रुपया नहीं दे पाया ना, तो हम तुम्हारा पैसा भर दे रहे हैं इस बार, लेकिन दैट इज एज अ लोन, ठीक है. और ये लोन का जो परसेंटेज होता था बहुत हाई होता था. तो जमींदार इनके बिहाफ में अंग्रेजों को पैसा तो दे देता था, क्योंकि उसको 1 लाख रुपया देना ही है, अंग्रेज उसको माफ नहीं करेगा, ठीक है. और ये 5,000 रुपया अब वो फार्मर के सर पे हो गया लोन. अब ये फार्मर ये 5,000 का इंटरेस्ट भी चुका रहा है, और हर साल जो खेत है उसका हाफ माने 50% जमींदार को भी दे रहा है. तुमको लगता है फार्मर बचेगा ऐसे? माने हर साल क्या हो रहा है, अपना जितना उसका प्रोडक्शन है उसका 50% तो उसको देना ही है, प्लस उसका जो लोन हो गया उसके सर पे उसका भी इंटरेस्ट वो चुका रहा है. इसके बाद ये जमींदार अपने आप को बचाने के लिए, फार्मर अपने आप को बचाने के लिए जमींदार के यहाँ काम भी करते थे. उनकी जो औरतें होती थी वो जाकर वहां पे पोंछा बर्तन सब जो हाउस होल्ड कोर्स होते थे वो भी करते थे. तो ये लोग पूरे के पूरे इंडेटेड हो जाते थे. लेकिन क्या अंग्रेज को कोई फर्क पड़ रहा था? अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वो इनके दुख से दुखी भी नहीं था, वो सिर्फ अपना रुपया ले रहा था. अगर जमींदार पैसा नहीं दे पाए तो वो जमींदार से छीन कर दूसरे जमींदार को दे रहा था. अंडरस्टूड? उसको पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे, और सिस्टमैटिकली हमारा फार्मर खत्म हो गया. समझ में आ रहा बात? ओके. पॉइंट नंबर 3,
इंडिया रिड्यूस टू एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, अब इंडिया को उन्होंने क्या बना दिया, इंडिया को उन्होंने बना दिया रॉ मटेरियल बनाने वाला कंट्री। समझ में आ गया? वो लोग इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसको बंद कर दिया। इसी के लिए तुम सोचो ये सारी बातें ना, जो भी पॉलिटिशियन पढ़ेगा, जो भी हिस्ट्री बच्चा पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि खुद का प्रोडक्शन करना कितना जरूरी है। इसी के लिए हम लोग के अभी ये चल रहा है ना, आत्मनिर्भर भारत। तुमको मालूम है आज जो वर्ल्ड का हालत हो गया है, वर्ल्ड में खाने को अनाज नहीं आज के डेट में, आफ्टर दिस यूक्रेन एंड रशिया वॉर। और ये जो सिचुएशन है ये आने वाले साल भर क्या, आने वाले 5 साल में और खराब होने वाला है। ठीक है, माने जो ग्रेन्स है वो तो सबसे ज्यादा रशिया और यूक्रेन से ही आता था। ठीक है, तो यूक्रेन तो पूरा खत्म ही हो गया, वहां से तो अभी ग्रेन का प्रोडक्शन होगा नहीं। और रशिया जो है वो भी, उसको भी ऑब्वियसली बहुत नुकसान हुआ है। वॉर में किसी का फायदा तो होता ही नहीं, सबका नुकसान ही होता है। एक एक जो बॉम्ब गिर रहे हैं, एक एक जो हेलीकॉप्टर खराब हो रहे हैं, जो एरोप्लेन फट रहे हैं, टूट रहे हैं, उसका भी तो कॉस्ट है। ठीक है, बुलेट्स चल रही है, उसका भी तो कॉस्ट है। तो इकोनॉमिकली रशिया के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, और यूक्रेन तो दोनों तरफ से मर रहा है। प्रेशर पर इकोनॉमिकली भी प्रेशर है, और उनका तो एग्रीकल्चर पूरा खत्म हो जाएगा। तो आने वाले 5 साल में पूरे वर्ल्ड में एक तो ग्रेन क्राइसिस होने वाला है, खाने का क्राइसिस होने वाला है। इसी के लिए इंडिया देखो आज अच्छी पोजीशन में क्यों है, क्योंकि हम अपना एग्रीकल्चर खुद करते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे इस पूरा उनको क्या चाहिए था कि इंडिया अपना खुद के पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो। वो चाह रहे थे कि इंडिया सिर्फ हमको वो दे जो उनको चाहिए, माने हम वो उगाए जो ब्रिटेन को चाहिए। हमको क्या चाहिए इसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने अब अंग्रेज लोग ने क्या किया था, कॉटन, तुमको पता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने, है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उनको कॉटन चाहिए, और कॉटन कौन देता था उनको, पूरा का पूरा कॉटन इंडिया देता था उनको। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इंडिगो उगाने के लिए हम लोग को मजबूर किया। तुम इसके बारे में पढ़ोगे, इंडिगो बहुत गंदा चीज होता है। माने इंडिगो एक ऐसा फ्लावर होता है, अगर आप अपने खेत में उगा लोगे तो आपका खेत हो जाएगा खराब, आप उसके बाद उस खेत में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या बोला हमारे फार्मर्स को कि तुम इंडिगो उगाओ, हम तुमको अच्छा पैसा देंगे, इट्स अ कैश क्रॉप। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे, अच्छा फार्मर्स को तुमको ये समझना चाहिए, पहले जो फार्मर्स थे वो लोग बहुत सारा जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, माने वो लोग अपने खेतों में खाना उगाते थे, जो भी उगाते थे, क्रॉप्स उगाते थे, उसका करीब 10-15% वो लोग अपने घर में रख लेते थे, तो उनको बाजार से खरीदना नहीं पड़ता था। ठीक है, तो उनका घर का सारा काम हो गया। उन्होंने चावल उगाए तो चावल कुछ अपने घर में रख लिए, गेहूं उगाए गेहूं घर में रख लिया, दाल उगाया दाल घर पे रख लिया, तो उनको बाहर से परचेज नहीं करना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, बोला आप अब इसमें कुछ नहीं उगाएंगे, आप इसमें इंडिगो उगाएंगे। अगर आप इंडिगो उगाएंगे तो इंडिगो के बाद आप कोई और क्रॉप नहीं उगा सकते। समझ में आ रहा है, आपकी पूरी जमीन हो जाएगी खराब। ठीक है, तो अब इनको सब सामान बाहर से खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया, एक साल तो इनको ना ऐसे ऐसे बेवकूफ बना दिया, बोले आप उगाइए, हम आपको पैसा देंगे, बहुत पैसा देंगे, पैसा का लालच दिया, बहुत सारे किसान मान गए, उन्होंने पैसे में इंडिगो उगा लिया। नेक्स्ट ईयर से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना इंडिगो का जो सप्लायर था ना उसको चेंज कर दिया। दे स्टार्टेड परचेजिंग इंडिगो फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, अफ्रीका भी इनका गुलाम था, तो अफ्रीकन कंट्री से उगाने लगे, और इंडियन फार्मर्स को बोला हमको आपसे नहीं चाहिए। पर भैया मेरा तो खेत खराब हो गया ना, समझ में आ रहा बात, हमने तो आपकी बात सुन के तो हमको तो आपने कोई इंश्योरेंस दिया नहीं, हमारा तो खेत हो गया खराब, उसका हमको कोई कंपेंसेशन देने वाले ये लोग नहीं थे। तुमको पता है इसके लिए कौन लड़ाई किया, इसके लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई की थी। ठीक है, दिस हैपेंड इन अराउंड 1916, 1915, 1916 में इंडिगो प्लांटेशन के लिए महात्मा गांधी ने बहुत स्ट्रगल किया, वो जाके लड़ाई किए, है ना, और लड़ाई करने के बाद महात्मा गांधी के बोलने पर हम लोग का ये चीज सामने आया, और इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी, है ना। तो जिसको हिस्ट्री नहीं पता वो बोलता है बहुत सारी चीजें बोलता है, लेकिन गांधी जी ने भी बहुत फाइट की हम लोग के लिए, हर चीज के लिए फाइट की उन्होंने। ठीक है, तो इंडिया रिड्यूस्ड टू एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश। बिहार, बंगाल एंड अवध इमर्ज एज अ मेजर प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट क्रॉप्स जैसे जूट, ओपियम एंड इंडिगो। समझ में आ रहा बात को। तो अब तुम सोचो फार्मर्स के ऊपर कितना प्रॉब्लम है, एक तो उनके खेत खराब हो गए, ऊपर से जो उनका घर का डोमेस्टिक यूज था खाने का वो सब खत्म हो गया। British companies managed this export trade. The manufacturer in England required other raw materials also, such as cotton and oilseeds from their industry. After the Industrial Revolution, the British did all they could do to keep India mainly an agricultural country. This makes India an agricultural colony of the British capitalism. देखो कितने ये लोग गंदे लोग हैं, अपनी जरूरत के लिए, माने ये लोग सेल्फिश नहीं है, इन लोग के लिए ना वर्ड नहीं है, इतने इतने गंदे हैं ये लोग, इतने गंदे हैं ये लोग, इनके लिए वर्ड नहीं है। समझ में आ रहा है। अगर मान लो आप तुम एक बात बताओ आलेख, मान लो तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, ठीक है, तुम्हारा नेबर एक है जो तुमसे हेल्प लेना चाहता है या तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम उसकी हेल्प करोगे, तो और सपोज कर लो उसको तुमसे हिस्ट्री पढ़नी है अपने एग्जाम के लिए, और तुम अगर उसको सपोज कर लो इंग्लिश पढ़ा दिए, उसको पता भी नहीं बेचारे को, है ना, तुमने उसको धोखा देके तुमने उसको कुछ और पढ़ा दिया, तो तुम किस तरह के इंसान हुए। ओके बाल माने वर्ड नहीं है, इतने बड़े
इतने इतने गंदे लोग हैं ये लोग, इन लोग से नफरत हो जाना चाहिए। माने ये लोग इंडिया को इतना बेवकूफ बनाया है लोग, क्योंकि हम लोग थोड़े सीधे थे, ठीक है, और हम लोग ऑ में थे। आज भी हम लोग थोड़े से, हम लोग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हम लोग को आज भी वेस्टर्न कंट्री से बहुत ऑ है ना। तुम देखिएगा हम लोग के गली में अगर 3-4 फॉरेनर आ जाते हैं, पूरा गली एक्साइटेड हो जाता है, हे देख फॉरेनर गोरा गोरा है, गोरा है, गोरी आई गोरी, है ना। हम लोग करते हैं ना, पीछे पीछे चलते हैं हम लोग हाँ उसके, हाँ है ना। देखोगे तुम आज भी, अगर सपोज करो ऑटो में अगर कोई, माने तुम देखिएगा कोई वेस्टर्न कंट्री गोरा कोई बैठ जाएगा, तो हम लोग, अमेरिकन बैठ जाएगा, ब्रिटिश, हम लोग कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। हम लोग एकदम एकदम अपने आप को झुका लेते हैं। आज भी इंग्लिश का फैसिनेशन देखो, हम लोग को लगता है इंग्लिश बोलेंगे तभी हम होशियार है। अरे ये अंग्रेजों ने ही हमको खत्म किया है सिस्टमैटिकली, ठीक है। वी शुड एक्चुअली नॉट बी इन ऑ, बट आई थिंक वी शुड बी एब्सोल्युटली डिसगस्टेड विद दिस पीपल। इतने इतने गंदे लोग हैं ये लोग, ठीक है। इन लोग ने हमको इतना बेवकूफ बनाया है, समझ में आ गया। और हम लोग आज भी इनकी पूजा कर रहे हैं, इनकी आरती उतार रहे हैं। काय की वो जो मैं तुमको एग्जांपल दूं ना आगरे का, कि वो लोग ताजमहल में पैसा ले रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। जितना ये लोग लूट कर गया ना, वापस लेके आना है हम लोग को, समझ में। इन लोग को तो ना, मैंने इन लोग को धिक्कार है इन लोग के ऊपर में। अरे अगर सपोज कर लो तुम मेरे से बिजनेस कर रहे हो, कंपीट कर रहे हो, लेवल ग्राउंड पे कर रहे हो, तुमने मेरे को हरा दिया, इट्स ओके, पर तुमने मुझे लूटा है, ठीक है। और इसका जवाब हर इंडियन पढ़े लिखे बच्चों को लेना है। इसी के लिए मैं तुम लोग को ये एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं एज अ टीचर कि तुम लोग समझो कि हमारे संग क्या हुआ। समझ में आ रहा बात को। और ये चैप्टर में आप लोग को समझ में आना चाहिए कि हम लोग को कोई भी जरूरत नहीं है इन लोग के ओ या टॉ में आने का, ठीक है। दीज पीपल आर बारबेरियस, दीज पीपल आर चोर, दीज पीपल आर ठग्स, ठीक है। ये लोग लूटर्स हैं, ठीक है। ये कोई महमूद ऑफ गजनी से अच्छे आदमी नहीं है ये लोग भी, ठीक है। महमूद ऑफ गजनी भी यही था, ये लोग भी यही है। लेकिन महमूद ऑफ गजनी में कम से कम अच्छी बात क्या थी पता है, वो ओपनली बोला कि मैं लूटने आया हूं, ठीक है। वो ओपनली बोला, बोला मैं आया हूं, मैं लेकर जाऊंगा। मोहम्मद गौरी थोड़ा सा डिफरेंट था कि वो इंडिया में रह गया, वो लूट कर इंडिया में रह गया। मुगल्स बिल्कुल डिफरेंट थे, मुगल्स इंडिया को अपना कंट्री बनाए थे, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू मुगल्स दे मेड इंडिया देयर कंट्री, ठीक है, ठीक है। उन्होंने लूटा पर इंडिया में ही रखा। महमूद गजनी ने कम से कम ये तो नहीं बोला कि मैं लूट के नहीं लेके जा रहा, उसने बोला मैं लेके जा रहा हूं, कैटेगोरिकली बोला कि हाँ मैं लेके जा रहा हूं, मैं आया हूं लूटने आया हूं, लूट के जाऊंगा, ठीक है। ये लोग तो ऐसे इंसान है, ये लोग लूट कर गया और फिर हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग गरीब हो। अरे भाई हम लोग गरीब है तो हमारा लूट क्यों रहे हो? समझ में आ रहा बात को। चलो, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू इंडिगो। कल मैं इंडिगो का तुम लोग को बात बताया अभी, है ना, पूरा इंडिगो समझाया मैंने तुमको। इन 1833 द इंग्लिशमैन वर परमिटेड टू एक्वायर लैंड एंड सेटल डाउन एज प्लांटर्स इन इंडिया। The peasants were forced to cultivate indigo and nothing else in the fields chosen by the English planters. अब इंग्लिश प्लांटर्स ने देखा कौन सा सबसे फर्टाइल खेत है, उस खेत में उन्होंने जबरदस्ती इंडिगो लगवाया, पैसा का लालच देके। Their crops were wantonly destroyed by the planters, their house burnt and their cattle carried off as plunder. देखो क्या किया इन्होंने, जिन किसानों ने बोला कि सर हम इंडिगो नहीं लगाएंगे क्योंकि इस खेत से हमारा घर का खर्चा भी चलता है ना, हमारे घर की दाल भी होती है, हमारे घर का चावल भी आता है, हम नहीं लगाएंगे, तो उनको मारा इन लोग ने, ठीक है। उनको मारा, उनके घर में आग लगा दी, उनके कैटल्स को टान कर ले गए, उसको छीन लिया, उसको जेल में डाल दिया, उनके संग इन ह्यूमन ट्रीटमेंट किया। तुमको लगता है लोग पढ़े लिखे लोग हैं? एजुकेशन तो कहीं दिखता ही नहीं है इनके अंदर, दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है। ये लोग खाली एजुकेशन का मुखौटा लगाए हुए हैं, समझ में आ रहा बात को। और मैंने तुमको इंडिगो का एक और चीज बताया, इंडिगो लगाने के बाद आपकी एग्रीकल्चर फील्ड खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग भी कभी अपने खेत में इंडिगो मत लगा लेना, ठीक है, आप लोग का फील्ड खराब हो जाएगा, ठीक है। नाउ एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स एंड एस्टेट्स। In 1852, an Imam Commission was appointed to inquire into the title deeds of the owner of the large estates. Many landowners pleaded that they could not produce their title deeds on account of the passage of time. The government did not accept the plea and confiscated some 20,000 estates. अच्छा तुमको मालूम है, ये अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं, तुमको मालूम है इंडिया में वो हम लोग ने पढ़ा हुआ है ना, हंटर्स एंड गैदरर्स, है ना, हम लोग ने पढ़ा ना, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का पढ़ा है ना हम लोग ने। अभी तुम लोगों ने लिटरेचर में द ब्लू बीट पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा हुआ ना, दे वर द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दे वर जंगली, सिबिया वाज द जंगली, है ना, और गुज्जर एनकैंपमेंट पढ़ा है ना, अभी तुमने सिबिया का पढ़ा ही होगा ब्लू बीट में। तो पहले के जमाने में क्या होता था, हम लोग इतना जगह थी हमारे पास में, इतने बड़े फॉरेस्ट थे, लोग थोड़ी कम थी, पॉपुलेशन थोड़ा कम था, तो लोग को जहां पर भी लैंड मिलता था वहां पर वो लोग काट के उसको अपना खेत बना लेते थे, और उसके बाद आस्ते आस्ते लोग वहीं पे सेटल भी होने लगे ना, सब जितना भी रिवर वैली के साइड में सेटल भी होने लगे। तो वो सारे तो जो भी जगह थी वो तो नाना परदादा दादा लोग ने, माने इनफैक्ट वो किसी की जगह नहीं थी, तो वो लोग वहां रहने लगे तो उनकी जगह हो गई, ठीक है। अब उनके जब पीढ़ी दर पीढ़ी आने लगी, उनकी जब प्रोजीनी आने लगी, तो वो जगह उनका ही हो गया, वो घर उनका ही हो गया। फॉर एग्जाम्पल आलेख और श्रेया और यहाँ पे एनजे,
ये लोग जिस घर में रहते हैं, सपोज कर लो ये इनके पापा का घर है या इनके पापा के पापा का घर है, तो वो तुम्हारा घर भी तो हो गया ना ऑटोमेटिकली, इजंट इट? बिकॉज दैट इज योर हाउस, यू आर बोर्न देयर, है ना, तुम वहीं बोर्न हो, तुम्हारा घर हो गया। अब मान लो जो पुराना तरह का घर है, माने तुम्हारे दादाजी यहाँ पर 200 साल से रहते थे, तो क्या तुम्हारे दादाजी ने किसी से कागज खरीदा था वहां पे रहने का? नहीं सर, बनाया। वो तो खुद का उन्होंने बनाया, वो जमीन उनकी थी, उन्होंने ले ली, वहां पर उन्होंने आस्ते आस्ते कंस्ट्रक्शन कर लिया, वहां पे सेटलमेंट हो गए, और बगल वाले प्लॉट में चाचा जी आ गए, उसके बगल वाले प्लॉट में ताऊ जी आ गए, ऐसे तुम्हारा पूरा बढ़ने लग गया, पूरा तुम्हारा एक सोशल सोसाइटी वही बन गई, थोड़ा आगे मौसा मौसी सब वहीं पे जमा हो गए और तुम लोग वहीं सेटल हो गए। अब अंग्रेज बोले कागज दिखाओ, जमीन का कागज दिखाओ। अरे जब जमीन हमने किसी से खरीदी नहीं तो कागज हम क्या चीज का दिखाएंगे? समझ के देखो बात। तो ये जितनी भी जमीन जो हमारे दादाजी ने बनाई थी और जहां हम लोग 200 साल 300 साल से सेटल होकर रखे हुए हैं, ये लोग हम लोग को उस जमीन से निकाल दिया, बोला इसका कागज नहीं है तो आप यहां नहीं रह सकते। ये बताओ क्या जबरदस्ती है? पहली बात तो ये मेरा देश है, ठीक है, तुम यहां को माने मेरे देश से, मेरे घर से, मेरी जमीन से तुम मुझे निकाल रहे हो। बताइए क्या लग रहा है, ये कैसा लग रहा सुन के? अरे भाई, अगर भाई मैं इंग्लैंड में जाके रहता ना और तुम मुझे इंग्लैंड से निकाल देता ना, मैं एक बार समझ लेता कि भाई परदेश है, मेरा घर नहीं है। ये मेरा देश है बॉस, मेरी कंट्री है, और तुम मेरे को मेरी कंट्री से निकाल रहे हो। हाँ, समझ में आ रही है बात? और अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अब यही बोल रही है कि भाई जितने लोग हमारे पूर्वज हैं और हम लोग जो पुराने 1947 से इंडिया में हैं, ये सोचने वाली बात है, जो 1947 से इंडिया में है, क्या उन सबको एक रजिस्टर्ड कागज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने हम लोग इंडियंस है, इस बात का प्रूफ अगर हमारे पास होगा तो अच्छी बात है ना, इसमें खराब बात क्या है? देखो हमारी इंडिया तब तक तरक्की नहीं करेगी जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारे इंडियंस हैं कौन कौन, है ना। अगर कोई भी जन ऐसे बाहर का आके यहाँ पे रहने लगे, कोई भी आ जाए, ठीक है, बाहर से आ जाए, तो वो तो हमारा अनाज खा रहा है ना, वो तो हमारी चीजें, वो हमारी फैसिलिटीज यूज कर रहा है ना। हमारे बच्चे उन बच्चों के कारण नहीं पढ़ पा रहे ना, पहले हम अपना भला तो कर ले, है कि नहीं? पहले हम अपने सारे जितने हमारे बच्चे हैं उन सबको तो खिला ले, पिला ले, एजुकेट कर ले, बाद में अगर हमारा बच्चे का तो हम दूसरे का भला भी करेंगे, लेकिन पहले तो हमको अपना इंडिया का करना है कि नहीं करना। और कौन सी ऐसी कंट्री जो नहीं करती है? ये सोच के देखो, है ना, हर कंट्री को अपने अपने सिटीजन को सेव करना है कि नहीं करना? करना ठीक है। द लैंडेड जेंड्री ऑफ अवध फेस सीरियस हार्डशिप आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा था, मोस्ट ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ द एस्टेट, प्राउड आर्टिस्टोक्रेसीज सेज मजुमदार वे रिड्यूस्ड टू बेगरी एंड सर्विट्यूड। तो इसके कारण क्या हुआ, द लैंडेड जेंट्री माने तालुकदास ऑफ अवध फेस सीरियस हार्डशिप। इसके कारण इन्होंने क्या किया, खाली गरीबों की नहीं, बड़े बड़े जमींदारों की जमीन को भी इन्होंने कॉन्फिस्केट कर दिया। समझ में आ गया? जो तालुकदार थे, अवध के थे, उनकी जमीन ये लोग छीन लिए, ठीक है, उनके एस्टेट ले लिए। इसके कारण बहुत सारे जो प्राउड, जो एरिस्टोक्रेसी माने जो पैसे वाले लोग थे ना, वो भी भीख मांगने लगे। जो पहले तालुकदार थे, मुजुमदार थे, जिनका सारा काम जमीन से चलता था, उनकी जमीन भी इन लोग ने छीन ली। तो खाली इन्होंने खाली फार्मर्स लोग को तंग नहीं किया, इन लोग ने सबको तंग किया। ठीक है, तो तुम समझ रहे, माइंडसेट समझ रहे लोग, ये लोग इंडिया में सिर्फ लूटने आए थे। समझ में आया? तुमको अगर अंग्रेज दिख जाए ना, तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि इन्होंने मेरे को लूटा है, कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी इनके पास है जो हमको उनसे वापस लेना है। ठीक है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, मिलियंस ऑफ आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन who lost their job had no alternative source of income। तुम सोचो, जितने लोग कारीगर थे, जितने लोग पहले कपड़े बनाते थे, जितने लोग पहले फार्मर्स लोग यहाँ काम करते थे, ठीक है, जितने लोग सोल्जर थे हमारे, जैसे तुमने देखा होगा झांसी में, सतारा में, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने डॉक्टर ऑफ लैब्स की जगह इनको इन्होंने पूरा ले लिया, वो लोग सब बेरोजगार हो गए, सब अनएम्प्लॉयड हो गए, है ना। तो millions of artisans and craftsmen who lost their job had no alternative source of income। Introduction of Western education meant that the Pandits and the Maulvis imparting Oriental education would also become jobless in days to come। अब पंडित की भी पढ़ाई खत्म, अब मौलवीज को भी कोई काम नहीं मिल रहा है ना, कोई पूजा नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग स्कूल में पढ़ाते थे, वो बंद हो गया, तो ये लोग भी जॉबलेस हो गए। Oriental education would also become jobless in days to come। Annexation of Indian states meant loss of livelihood for thousands of native troops, है ना। हम लोग ने जब देश को एनेक्स कर दिया तो वहां के जो सोल्जर है वो भी खत्म हो गए। During the war of 1857, the Sipais of Awadh wrought havoc and added greatly to the difficulties of the British। इसी के लिए 1857 में जो सोल्जर थे ना, वो इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने ब्रिटिश को चुन चुन के मारा, और सही किया उन्होंने। ठीक है, बिग फेमाइन्स, लाइफ वॉज हार्ड इवन इन द ईयर्स ऑफ नॉर्मल क्रॉप। बोल रहा है अब जब नॉर्मल ग्रोथ, जब नॉर्मल बारिश होती थी,
तब भी जिंदगी कितनी खराब थी। तुमको मैंने अभी बताया, इन्होंने लैंड रेवेन्यू 50% कर दिया था, ठीक है, माने जितनी भी मेरी खेती होगी उसका 50% तो अंग्रेज खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। उसके बाद भी मेरे को जो क्या नाम है, मेरे जितने भी ये लोग थे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था, है ना, जमींदार लोग को, जमींदार को इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो किसान कैसे सर्वाइव करेगा सोचो। और उसके बाद अगर खेती हो ही नहीं, फेमिन आ जाए तो क्या करेंगे, सूखा पड़ जाए तो क्या करेंगे, बारिश नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहले तो इरिगेशन का सिस्टम नहीं था, है ना। तो इनका क्या हालत हुआ होगा सोचो। माने लोग भूखे मरे थे, जानते हैं हमारे इंडिया में लोग भूखे मरे थे और इन लोगों ने पार्टी की थी जानबूझ के। हमारे देश में हमारे लोग भूखे मर रहे हैं और ये लोग पार्टी कर रहे हैं, समझ में आया। When famine came, people had to dispose of their land. बहुत सारे लोगों को अपना जमीन बेचनी पड़ गई, कैटल्स बेचने पड़ गए, अपने हाउस होल्ड के बर्तन बेचने पड़ गए खाने के लिए। There were instances of mothers selling away their children for a few, इसको तेज करो ना, for a few days food, माने मम्मी लोग ने अपने बच्चे बेचे। Can you imagine उस माँ पे क्या बीता होगा, ठीक है। The big famine of 1837 and 38 made people desert their villages and wander in search of food. Famines were no doubt the result of drought or other calamities. Famines का मतलब होता है lack of food, ठीक है, और drought का मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है, जहां पे बारिश नहीं होती। The government could lessen people's misery, but it seemed that it had no will to act. अब यहां देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार चाहती तो लोगों का दुख दर्द कम कर सकती थी। अगर अंग्रेज चाहते, अगर अंग्रेज इंडिया को, इंडियंस लोग को बचाना चाहते तो वो हम लोग को खाना दे सकते थे, उनका जितना खाना था, पर उन्होंने हम लोग को कुछ नहीं दिया, अपना सारा खाना वो, माने इतना छोटा सा आइलैंड है तो ग्रेट ब्रिटेन, और हम इतनी बड़ी कंट्री हैं, ठीक है, ये हमारा मुंह का खाना भी छीन के लगे। ऐसे भिखारी हैं ये लोग, समझ में आ रहा बात को, ऐसे भिखारी हैं। और आज बात करते हैं द इंडियंस शुड एक्चुअली एक्ट रिस्पांसिबली, वी आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल of India banning wheat to the countries. आज भी जब अंग्रेज रिपोर्टर हमारे प्रधानमंत्री से बात करता है तो ऐसे बात करता है, ऐसे इल्जाम ही लगा रहा है उसके ऊपर, है ना। अभी जयशंकर को बोल रहा है, डोंट यू थिंक दैट इंडियंस आर एक्चुअली फंडिंग द वॉर इन रशिया। इनका बात करने का स्टाइल ऐसा है, कितने कितने पढ़े लिखे हैं ये लोग। अरे इतने पढ़े लिखे साले, हमारा खाना चुरा के ले गए तुम, हैं। इंडियंस लोग को तो मुंह पर बोलना चाहिए तुम चोर हो, है ना, धिक्कार है तुम पे। और हमने देख लिया, तुमने यूक्रेन को सपोर्ट करने का प्रॉमिस किया पूरा यूरोप ने कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कोई लड़ने आया क्या? जानता है इन लोग के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, एंड दैट इज हिपोक्रिट्स। दीज पीपल आर हिपोक्रिट्स एंड दे शुड बी एक्सपोज्ड। पूरी दुनिया में इनसे बड़ा हिपोक्रिट कोई नहीं है। और अगर जो इनका जैसा बनना चाहता है, या जो जिनको इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैशन है, वो गलत रास्ते में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर पूरी दुनिया में कोई कैरेक्टर वाले लोग हैं ना, तो वो सिर्फ इंडियंस हैं, ये बात मान लेना। और मैं इसके लिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इंडियन हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि हमारा कल्चर है ये, ठीक है। हमारे को सिखाया गया है, हमारे यहाँ लोग जवान, अपनी जवान के लिए लोग ने जाने दी हैं, और ये हमारा कल्चर है। और आज भी ये होता है ना। आज भी अगर हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, ठीक है, हमारे घर में कोई भी गेस्ट आ जाए, और ये मैं खाली हिंदू लोग के लिए नहीं बोल रहा, या खाली किसी ने, हमारे यहाँ हर इंडियन के घर में ये है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या सिख हो, या सिखाया, ये हमारा इंडियन कल्चर है। तुम किसी के भी घर चले जाओ, है ना, सपोज कर लो तुम्हारा कोई, जैसे हम लोग बात करते, तुम्हारा हिंदू फ्रेंड और तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा कोई हिंदू फ्रेंड तुम्हारे घर आ गया, या कोई मुस्लिम फ्रेंड हिंदू के घर चला गया, या क्रिश्चियन के घर चल गया। तुम लोग को पता ना हम लोग स्कूल में क्या करते हैं? आज स्कूल में क्या होता है, आज हम लोग टिफिन टाइम खाना खाते हैं तो कोई चेक करता है क्या? है ना, सब एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं कि नहीं करते? अपना स्कूल कल्चर क्या, छीन झपट ये रहे आपस में, और हम लोग को खराब नहीं लगता। कभी तुमने देखा है कि तुम्हारा समोसा आधा तुम्हारा फ्रेंड ने खा लिया तो तुमको खराब लगा हो? हम लोग लड़ते जरूर है पर वी एंजॉय इट, है ना, ये हमारी मेमोरीज होती हैं। तो ये हमारा कल्चर है, और थैंक गॉड कि ये कल्चर हमारा खत्म नहीं हुआ है। बाकी पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं करता, समझ में आ रहा बात को? सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। क्लियर हो रहा बात को? मैं तुमको क्या बता रहा हूं, माने हम लोग के 2 लाख आदमी, 2 लाख बच्चे भूखे मरे थे, ये सोचने वाली बात है। हमारे देश में जहां एग्रीकल्चर मेन है, वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। इस बात को हम लोग को सीरियसली लेना होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये, फिर आप लोग समझ लो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन क्या क्या हुआ, द रूइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट्स, पूरा हमारा जो सबसे बड़े हमारी कारीगरी थी। और मैं तुम लोग सबसे अपील करता हूँ, और हम लोग सारे इंडियंस को इस, क्योंकि मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर, ये मेरा 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 फर्ज बनता है। सो आई एम टेलिंग यू कि हमारा हैंडीक्राफ्ट आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है। हमारी जो हाथ की जो कलाकारी है ना, वो आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम लोग को इस लॉस्ट ट्रेड को वापस लाना है, और देखना यही बिकेगा पूरा पूरा दुनिया में। देखना फिर से इसका टाइम आएगा अगर हम लोग इसको कॉन्शियसली करेंगे तो, ठीक है। और ये बात तुम लोग मान लो कि हम लोग से ज्यादा इंटेलिजेंट, हम लोग से ज्यादा कैरेक्टर वाला लोग पूरे वर्ल्ड में नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एज अ होल, ठीक है। क्योंकि हमारा डीएनए चेंज नहीं हुआ है, हम अभी भी इंडियंस ही हैं,
और हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने हम लोग को जो सिखाया वो हमारे अंदर अभी भी है। थोड़ा सा हम लॉस्ट हो गए जनरेशन, ये अंग्रेजों ने हम लोग को मेंटली ड्रेन कर दिया, ठीक है। इम्पावरमेंट ऑफ द कल्टिवेटर्स, हम लोग के, तुमको बताया फार्मर्स लोग के ऊपर किस तरह से वो हुआ, माने यहाँ पे हमारे लोगों ने हमारे लोगों को लूटा, लेकिन ये कराया अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेज अपना पैसा ले गए और हम लोग दोनों को आपस में लड़ा दिया, जमींदार को और पीजेंट्स को, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंडिया रिड्यूस्ड एन एग्रीकल्चर कॉलोनी, हम लोग को रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया इन्होंने, ठीक है। और हमारा जो खुद का प्रोडक्ट था वो खत्म ही हो गया। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। और तुमको मालूम है ये लोग कितने बदमाश थे कि हमारे यहाँ से कॉटन ले जाते थे, ठीक है, हमारे यहाँ से कॉटन ले जाते थे। अब उस कॉटन का तो पैसा देना पड़ेगा, बुक्स में तो देना ही पड़ेगा ना कॉटन का पैसा, फ्यूचर में तो बताना पड़ेगा कि हमने पैसा दिया। तो क्या करते थे, बोलते थे जो पैसा इंडिया का पैसा होता था ना, जो इंडिया आना चाहिए, उससे अपने ही सोल्जर लोग को सैलरी दे देते थे, ठीक है। माने अपने यहाँ के जो ऑफिसर इंडिया में आते थे ना, उनको उस पैसे से सैलरी दे देते थे। क्या बोलते थे? इंडियंस को तो कुछ आता नहीं है, हम लोग उनसे काम करवा रहे हैं, तो हमारे लोग करवा रहे हैं, तो उनको सैलरी तो देना पड़ेगा। माने यहां से हमारा कॉटन ले गया और उसका जो पेमेंट है उससे अपने ही सोल्जर लोग को पेमेंट कर दिया, अपने ही ऑफिसर लोग को पेमेंट कर दिया, तो हमको क्या मिला? जीरो, है कि नहीं? तुमको लगता है कि हम तुमसे सीखेंगे कैसे खेती करना? तुम हमको सिखाएगा हाँ कि खेती कैसे करते हैं? तुम बताएगा हमको कैसे खेती करते हैं? तुमको कुछ आता नहीं, तुम काम करने लायक नहीं हो, ठीक है। आज जानता है पूरे वर्ल्ड को इंडियंस ने टेक ओवर क्यों कर रखा है? क्यों पूरे दुनिया में इंडियंस लोग काम कर रहे हैं? पता है क्यों? क्योंकि काम करना सिर्फ हम लोग को ही आता है। ये समझ लेना बात को, और ये लिख लेना कि काम करना और बुद्धि चलाना सिर्फ हमको ही आता है। हम खाली बोलते नहीं है, हम करते भी है। अंडरस्टूड? और किसी को काम करना आता ही नहीं, खाली ज्ञान देना आता है। उनको खाली किताबें लिखनी आती है, और वो भी अपनी लैंग्वेज में लिखती है, उसके बाद और उनको कोई लैंग्वेज भी नहीं आती। हम लोग समझ में आ रहा बात? चलो, इनह्यूमन ट्रीटेड आउट टू द इंडिगो कल्टीवेटर्स। इंडिगो के बारे में मैंने तुमको बताया पूरा अच्छे से, कैसे इन्होंने जबरदस्ती खेतों में इंडिगो लगवाया, ठीक है, और उनको पूरा खत्म कर दिया। उनका डोमेस्टिक जो खाना था वो भी खत्म कर दिया लोग ने, ठीक है। तो सबको सड़क पे ले आने में ये लोग का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ रेंट फ्री लैंड्स एंड एस्टेट्स, माने ये लोग ने बोला हमको कागज दिखाइए अरे कहां से दिखाएंगे भाई? हमारे दादाजी के टाइम की जमीन है, परदादा जी के टाइम की जमीन है, नाना जी के टाइम की जमीन है, कहां से दिखाएंगे कागज? तो इन्होंने उसकी जमीन पूरी की पूरी उन्होंने अपने अंडर में कर ली, और खाली किसानों की नहीं की, बड़े बड़े लोगों की कर दी, उन्हें अमीर लोग की भी कर दी। उनके पास भी नहीं था, उनकी भी सब ले ली, तो सबको इन्होंने कर दिया एकदम अनएम्प्लॉयड। लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो गया, सारे फौजी खत्म हो गए, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए, पूरे इंडिया में खाली अनएम्प्लॉयड ही लोग थे, ठीक है। और सारा होशियारी किसका? अंग्रेज लोग के पास में था। वही होशियार है भाई, हम तो गधे हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े फेमिन्स आ गए, खाने की कमी हो गई, लोग मर गए। सो अब तुमको समझ में आ रहा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया? तुम लोगों को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस जमाने के लोगों को कितना आया होगा सोचो, जिनके संग हो रहा है उनको कितना गुस्सा आया होगा। मारा फिर उन्होंने पकड़ के, अच्छा किया मारा तो ठीक है। चलो, ये अब हम लोग का क्लास, हम लोग उसका पार्ट 4 करेंगे, मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। गेट रेडी।